नमस्कार। हम पॉडकास्ट विद चौहान के साथ और मैं हूं आपका होस्ट दीपेंद्र सिंह राजपूत। तो आज हम स्वागत करते हैं ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने जन सेवा और समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट सम्माननीय सूर्य प्रकाश तिवारी जी का। धन्यवाद। हमें ये बताएंगे कि आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की? एक्चुअली राजनीति मुझे पैदाइशी अपने परिवार से मिली। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित बलराम प्रसाद तिवारी जब मैं पैदा हुआ 1946 से, उसके पूर्व से वो राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते थे। 1947 में मेरे पिताजी स्टेट टाइम में प्रजा सभा हुआ करती थी जैसी विधानसभा होती जी। और उसके भी चुनाव ठीक उसी प्रकार होते थे जैसे विधानसभा के चुनाव होते। 1947 में मेरे स्वर्गीय पिताजी प्रजा सभा के लिए गुना से हिंदू महासभा के बैनर पर चुनाव जीत के आए। 1947 के बाद 1952 में देश आजाद होने के बाद पहला चुनाव हुआ। उस चुनाव में मेरे स्वर्गीय पिताजी मात्र 8 वोटों से चुनाव हार गए थे। उसकी उनने इलेक्शन पिटीशन की जो इंदौर चली हाई कोर्ट में और 1953 में सीट वापस खाली हुई। तब कांग्रेस से माननीय सीताराम जी ताटके कांग्रेस के प्रत्याशी थे। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने उनको 4688 वोटों से चुनाव हराया था और विधानसभा के लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी उस समय मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, मध्य भारत था जी। मध्य भारत विधानसभा में मेरे पिताजी 1953 में एज ए विधायक चुन के आए। दूसरा चुनाव मेरे स्वर्गीय पिताजी ने 1962 का लड़ा, वो चुनाव वो जीते। 1967 के बाद श्रीमंत राजमाता साहब उस समय कांग्रेस में थी। विधानसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव हुए जिसमें श्रीमंत राजमाता साहब यहां से सांसद की उम्मीदवार थी और हिंदू महासभा से प्रोफेसर वीजी देशपांडे लोकसभा के लिए लड़े थे। 67 के बाद मध्य प्रदेश बना। 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद इस तरह मेरे पिताजी 3 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। जब मैंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की तो हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। गवर्नमेंट कॉलेज गुना का मैं दोबारा जनरल सेक्रेटरी चुन के आया जी। और बीएससी पार्ट 1 मैंने गुना पीजी कॉलेज से ही किया था। उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी खेल गतिविधियों में मैं शुरू से सक्रिय रहा। जब मैं गुना कॉलेज में पढ़ता था तब भी मैंने फुटबॉल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। फुटबॉल में, एथलेटिक्स में मैंने हायर सेकेंडरी में भी चैंपियनशिप उठाई थी। कॉलेज में जब पढ़ा तब भी चैंपियनशिप मेरे ही नाम पर थी और माधव इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बाद मैंने 4 वर्ष लगातार वहां स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप भी मिलती रही। हॉस्टल के हमारे मित्र वर्ग, हमारे साथियों के आग्रह पर ऑल इंडिया इंजीनियर्स एसोसिएशन का एक अंग हुआ करता है स्टूडेंट चैप्टर, जिसके अंतर्गत लाइब्रेरी, गरीब बच्चों की फीस आदि का काम उस समय हुआ करता था। तब मैं माधव इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एज ए चेयरमैन चुन के आया और मैंने जितना अपने साथ के छोटे परिवारों से आए, गरीब परिवारों से आए बच्चों का भला कर सकता था वो मैंने करने का काम किया। इंजीनियरिंग करके आने के बाद में 3 जगह जॉब किया मैंने और तीनों जगह छोड़ के आए। हमारी माँ का अधिक लाड प्रेम
या जिसे देसी भाषा में होम सिकनेस की जिसे कहते हैं, मैं छोड़ के आ गया था। फिर यहाँ ठेकेदारी करता रहा, कॉन्ट्रैक्टरशिप की मैंने, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप। उसके बाद घर में बसेस का बिजनेस था, कभी जब भी बस के साथ भी चला जाता था मैं, और मेरे देखने में आता था उस बस की जर्नी में तो जो समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं, अगर वो सीट पर भी बैठा हुआ है और कोई प्रमुख व्यक्ति उस गांव का आ गया, वो चाहे सरपंच साहब हो, पंचायत सचिव हो, समिति प्रबंधक हो, तो उस गरीब आदमी को उठा दिया जाता था कि तू उठ जा, खड़ा हो जा। ये आम कॉमन था और उसकी मुझे अत्यंत पीड़ा होती थी। कई बार मैंने इस विषय पर कॉन्ट्रैक्टर को भी टोका कि भाई ये तरीका गलत है। अरे साहब वे सरपंच साहब हैं, वो साहब ग्राम सेवक है और फलाने। अरे मैंने कहा वो होंगे, लेकिन बैठे हुए आदमी को नहीं उठाना चाहिए। कई बार समझाया भी। उसके बाद 1983 में, तब मैं पाएगा मोहल्ले में रहा करता था, वार्ड नंबर 6 कहलाता था। नगर पालिका के चुनाव हुए और मैंने चुनाव लड़ा। 1983 में मैं एज ए पार्षद चुन के आया। 5 वर्ष नगर पालिका में गुना में रहा पार्षद की हैसियत से। उस समय माननीय राम गोपाल जी माथुर हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। 1999 में जनता से सीधा चुनाव हुआ अध्यक्ष का। उस समय भारतीय जनता पार्टी का मैं जिले का महामंत्री भी था। मुझे टिकट प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी का। 1984 में मैंने श्रीमंत राजनाथ साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। 99 में नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व जब मुझे मिला तो एक दिल दिमाग में ये तमन्ना थी कि शहर में कुछ ऐसा काम करना है जिसको लोग आगे भी लोग सराहें और लोगों के लिए एक मिसाल बने। मेरे कार्यकाल में 3 वर्ष सूखे की स्थिति के कारण जल का जबरदस्त संकट आया। हमारे पीएचई का अमला, जिसमें माननीय गर्ग साहब थे, ओपी अग्रवाल साहब थे, मेहरा जी थे, और डीआर लोधी हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर हुआ करते थे। उन सब के सहयोग से सिंध नदी पर 30 किलोमीटर पैदल जाकर और कैनॉल टाइप बना के लाके हमने शहर में कभी पानी की कमी नहीं आने दी। चाहे टैंकरों से सप्लाई दी हो और चाहे नल से पानी दिया हो, लेकिन शहर में उस 3 वर्ष में हमने कभी पानी की कमी नहीं आने दी। क्योंकि तकनीकी दृष्टि से मैंने बी की शिक्षा प्राप्त की थी, तो सड़क निर्माण का काम भी दिमाग में थी कि एक ऐसी सड़कें बने जो लोगों के लिए मिसाल बने। और मैंने उस दिशा में जब सीमेंट कंक्रीट रोड का काम शुरू किया, तो सीमेंट कंक्रीट रोड आज भी 2004 में मैं निवृत्त हो गया था, 2026 आ गया है, एक भी मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर हमने सीमेंट कंक्रीट रोड मेरे कार्यकाल में बनी हो और एक गिट्टी भी निकली हो। कई सड़कें ऐसी हैं जो आज भी उदाहरण पेश करती हैं। छोटी मस्जिद गली हो, बड़ी मस्जिद गली हो, पूरा जीनगर हो, इवन पुरानी छाव, और उसमें भी एक दिमाग में थी कि जो बाहर के आउटर के एरिए हैं उसमें, जैसे पुरानी छावनी की मेन जो रोड बनाई गई है वो मेरे कार्यकाल की है। पेंशनर मोहल्ले की बनाई हमने। हमारे साथ पार्षद थे राम कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 25 से, उस समय श्री राम कॉलोनी 25 नंबर में आया करती थी। उनने ये जिद की कि ये पार्षद गली जिसमें 1.5-2 फुट कीचड़ भरा हुआ था, कैसे भी बने साहब इसको सीमेंट कंक्रीट बनाए। हमने अपनी पूरी बुद्धि और विवेक के साथ, पीडब्ल्यूडी का हमारा नगर पालिका के अमला को साथ लेके, आज भी मैं ये कहता हूं कि वो पार्षद गली अगर आप देखेंगे
तो गुना के लिए एक मिसाल है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे जब विचार करते थे तो एक दिमाग में ये, कोर्ट में क्लाइंट आता है, गांव के लोग आते हैं, अगर उसको बाथरूम या किसी प्रकार कहीं जाना है तो फिर दिल दिमाग में एक ये तमन्ना थी कि निश्चित रूप से एक शुभम कॉम्प्लेक्स कोर्ट परिसर में भी होना चाहिए। हमने मुश्किल तमाम उसकी स्वीकृति ली। उसकी स्वीकृति भी माननीय हाईकोर्ट से आती है और आज भी वहां एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसका उपयोग बाहर से आने वाले जितने भी क्लाइंट हैं वो उसका उपयोग करते हैं। वकील साहिबान भी करते होंगे, लेकिन क्लाइंट निश्चित उपयोग करते हैं। पर उसी दिशा में मुझे लगा कि हॉस्पिटल में भी बहुत से लोगों के पेशेंट भर्ती होते हैं, हॉस्पिटल कैंपस में भी क्यों ना एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। हॉस्पिटल के अंदर हमको कई जगह उपलब्ध नहीं हुई, बाहर की साइड में उन्होंने टीबी वार्ड के पीछे हमको जगह उपलब्ध कराई और हमने उस दिशा में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल कैंपस के बिल्कुल लगा हुआ वही उन्हीं के कैंपस में बनवाया, जिसमें आज भी अगर आप जाएंगे तो उस पर पत्थर लगा हुआ है जिसमें मेरा नाम अंकित होगा, सूर्यप्रकाश तिवारी, और हमारे साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नाम भी है। ऐसे ही कोर्ट परिसर में भी आप देख सकते हैं। तो इस दिशा में हाईमस्ट लाइट लगाने का बाहर जब देखी कि भाई ये हाईमस्ट लाइट बहुत से शहरों में देखी मैंने, तो दिमाग में आई, फिर हमने हाईमस्ट लाइट अपनी यहीं तैयार कराई, बजाय कंपनी से ऑर्डर देने के। हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग के लोगों ने, नगर पालिका के लोगों ने, उन्हीं ने योजना बनाई। उस समय भी नरेंद्र नानोरिया हुआ करता था, उसकी जानकारी में है कि हाईमस्ट लाइट जितनी भी लगी हैं चौराहे चौराहे पर, मेरे टाइम में इनकी शुरुआत की गई। चाहे डामरीकरण का काम हो, क्वालिटी से हमारा कभी कोई समझौता नहीं हुआ। आज जो नामांतन के प्रकरण आया करते थे, मैं सुनता रहता हूं कि नामांतन नहीं हो पा रहे, ये है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। हमारे टाइम में कभी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं थी। नामांतन की जितनी फाइल जो जायज हैं हमको करना, एक साथ 25-25, 50-50 फाइल आराम से निपटाई जा सकती हैं। मैंने जब नगर पालिका का पदभार ग्रहण किया उस समय 9 महीने की तनख्वाह स्टाफ की दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दे पाए थे। धीरे धीरे करके हमने 2-2 महीने की तनख्वाह दे के स्टाफ की सैलरीज को भी लेवल पे लाए और प्रति मास हमारा तरीका था कि 1 तारीख को निश्चित रूप से स्टाफ की सैलरी का भुगतान करना ही है हमको। उसके लिए राज्य शासन से भी पैसा लाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। माननीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब से मेरा पूर्व से परिचय था, पूर्व से संबंध भी थे और आज भी संबंध है मेरे बरोबर, उनसे आग्रह करके भी मैं धनराशि लाया करता था। इसी के साथ माननीय कैलाश जोशी जी, जो इसे राजनीति के संत पुरुष कहलाते हैं, वो समय राज्यसभा के सदस्य थे। उनसे भी हम 20 लाख रुपए की राशि गुना के लिए, सड़क निर्माण के लिए लाए थे और हमने ये आग्रह किया था कि इनके भूमि पूजन के लिए आपको गुना आना पड़ेगा। हमारे आग्रह पर वो आए और सब जगह के भूमि पूजन हमने उन्हीं से कराए थे। ऐसे ही माथुर कॉलोनी में एक पानी की बड़ी भारी समस्या थी। गोयल साहब रहा करते थे। गोयल साहब ने मुझे कहा, वो उस समय परियोजना अधिकारी थे, उनका स्थानांतर इंदौर हो गया। इंदौर एक राज्यसभा के सदस्य जो उत्तर प्रदेश से थे वो आए। गोयल साहब ने मुझे बुलाया, मैंने उनसे आग्रह किया और 2 लाख रुपए की राशि। तो इस प्रकार से जगह जगह से हमने राशि भी कलेक्ट की। इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य हमेशा एक और रहता था कि क्यों ना हम नगर पालिका के अपने सोर्सेज उन्हीं से राशि उपलब्ध कराएं ताकि काम को गति दे सकें। जैसा राजस्व विभाग था,
मकानों का हाउस टैक्स, नलों के पीएचई के हमारे जितने भी नल लगे हुए उनका कलेक्शन, दुकानों का किराया। हमने कुछ दुकानें भी बनाई। जो हनुमान चौराहे पर जो दुकान बनी हुई जिसमें प्रेम फोटो और बाकी सारी दुकानें हैं, वो मेरे कार्यकाल में बनी। इस प्रकार की दुकानें भी बना के हमने ऑक्शन करके पैसा प्राप्त किया। उससे शहर के लोगों को जितना हो सकता था मेरे कार्यकाल में मैंने पूरी अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने का प्रयास किया। जो आज सफाई की नियमित जगह जगह से शिकायतें आती है, आप कभी शहर में भी निकल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं सुबह 5 बजे उठने के बाद 6 बजे अपनी गाड़ी से निकल देता था, एक शहर का राउंड लेता था और एक लक्ष्य बना के चलता था कि हमको आज इतने वार्ड देखना है। और वो देखने के बाद वहां मेट को भी कहता था, दरोगा को भी कहता था, कामगारों को भी जो अच्छा काम कर रहे होते थे उनकी पीठ थपथपा के आता था। और जहां गंदगी दिखती थी निश्चित रूप से उनको जितना कह सकता था मैं कह के जरूर आता था। लेकिन मेरे कामगार समाज के भी सारे साथियों से एक पारिवारिक संबंध ऐसे हो गए थे कि वो लोग भी काम की चिंता करते थे और अगर मैं पहुंच जाता था तो निश्चित रूप से उनको लगता था कि हमारा अध्यक्ष आया, हमसे कोई इस प्रकार की गलती ना हो जाए। तो एक व्यवस्था अगर की जाए तो निश्चित रूप से उसमें सुधार आ सकते हैं। और आज भी जो मौजूदा लोग बैठे हुए निश्चित रूप से काम करते ही होंगे। लेकिन हम जिन वार्डों में जाते थे पार्षद को भी सूचना करते थे, मोबाइल करते थे उसको कि आज हम आपके वार्ड में आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तकलीफ हो तो बताना। पार्षदों का भी हमारे टाइम में पूरा सहयोग मिला। कांग्रेस के भी काफी पार्षद थे, भाजपा के भी पार्षद थे और अच्छे कांग्रेस के तो बहुत अच्छे पार्षद थे, मैं आज भी उनकी प्रशंसा करता हूं। मोहन रजक जी हमारे उपाध्यक्ष थे, गोपाल शर्मा जी थे, अनिल जैन रूपश्री वाले थे, अलग प्रकाश गोंडल जी के पुत्र गप्पू गोंडल जी थे, टिल्लू रघुवंशी थे, जो रविंद्र रघुवंशी जी जो सब हमारे टाइम में भी पार्षद रहे, बहुत अच्छे कांग्रेस के पार्षद थे। लेकिन भाजपा के पार्षद भी इतने ही अच्छे थे। अशोक कुशवाहा हुआ करता था कुशवाहा समाज से, लोधा समाज से हमारे महाराज सिंह जी थे, अरुण चतुर्वेदी जी नेतृत्व करते थे। तो ऐसे कई पार्षद भी बहुत अच्छे थे जो अपने वार्डों की चिंता करते थे। सन 1999 से 2004 तक आप गुना नगर पालिका अध्यक्ष रहे जी और जब सरकार थी कांग्रेस की और आप कार्यकर्ता थे भाजपा के, जी तो उस कार्यकाल में कभी कांग्रेस की तरफ से आपको कोई दबाव महसूस हुआ? नहीं, दबाव का प्रश्न ही नहीं था। जहां कहीं कांग्रेस के पार्षदों को लगता था कि हमसे कोई गलती हुई है, निश्चित वो लोग शिकायत भी करते थे प्रदेश लेवल पे। मुख्यमंत्री जी को भी कंप्लेंट कई हुई, वहां से आदेश आ जाते थे, एसडीएम हमारे यहाँ जांच करने आते थे। नरेंद्र त्रिवेदी जी उस समय गुना के एसडीएम हुआ करते थे, कई बार जांच हुई लेकिन उनमें कुछ निकला नहीं। बाकी ऐसी कोई तकलीफ इसलिए महसूस नहीं होती थी कि कोई भी काम अगर सीधी लाइन से किया जाए, मेरा अपना जीवन का सोच ये है कि अगर अपन सीधी लाइन से कोई काम करते हैं जिसमें अपना मंतव्य केवल काम ही है, तो उसमें तकलीफ आने के बाद भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। शिकायत वगैरह तो होनी थी। राजनीतिक दल निश्चित रूप से, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष था, कांग्रेस के लोगों को समय समय पे दिक्कतें आती थी लेकिन उनको बड़ी आसानी से निपट लेते थे आज तक कभी। और आज भी मेरे जो हमारे टाइम में जो पार्षद रहे उनसे मेरे सभी से पारिवारिक भी और मित्रवत संबंध हमेशा रहे। कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि इसके वार्ड में काम नहीं कराना, क्योंकि हमको तो आम जनता ने चुन के भेजा है। प्रत्येक वार्ड में मैंने अनिल रूपश्री, गोपाल शर्मा जी जैसे वार्ड नंबर 28 से हुआ करते थे जिसमें हनुमान कॉलोनी और वो हिस्सा आता है, लेकिन उसमें भी मैंने भरपूर ताकत से काम कराया कि आप तो हमको काम बताइए, काम हम कराएंगे, पानी की तकलीफ नहीं आने देंगे, रोडों का काम बताइए और भी आपके वार्ड की सफाई की और ये वो
कोई छोटी मोटी अगर समस्या है तो आप हमको पहले बताएं, जी जी। हम आपके बाद, बल्कि हमने प्राथमिकता पे जो कांग्रेस के पार्षद थे उनको संतुष्ट करने के लिए, तो भैया आपके वार्ड का काम पहले हो जाएगा, भाजपा के वार्ड का काम हम भले ही बाद में करा लेंगे, आप काम बताओ, हम काम कराते हैं। काम के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। नगर पालिका अध्यक्ष कार्यकाल में जी जो आपने जो भी काम किया, जो भी निर्माण कार्य आपने किए, वो सफल कैसे हुए? क्योंकि उस समय राज्य का जो वित्तीय बजट था वो बहुत कम था। जी। राज्य शासन से तो जो राशि मिलनी थी वो मिलती थी, निश्चित रूप से राशि बहुत कम थी, लेकिन नगर पालिका में अपन चाहें आज भी तो बहुत से ऐसे मद हैं जिनसे अपन पैसा अर्जित कर सकते हैं, जैसे रेवेन्यू का कलेक्शन, हाउस टैक्स जैसे कहते हैं, हाउस टैक्स उगाएं, नलों का कनेक्शन हमने जहां जहां लगे हुए हैं, अगर कोई अवैध कनेक्शन है तो उस समय हमने ये क्राइटेरिया बना दिया था कि 5,000 रुपए उससे एक मुश्त दो और उसको परमानेंट कनेक्शन दे दो, पुरानी बात सब वही समाप्त हो जाएगी। कुछ दुकानों का निर्माण किया हमने, दुकानों का किराया आज भी नगर पालिका परिषद की यहाँ मैं समझता हूं कि 500 से 1000 के बीच में, एग्जैक्ट संख्या तो मुझे आवाज याद नहीं है, काफी दुकानें जिनका किराया बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, वो किराया उगाने का काम हमने, जैसे वेटनरी हॉस्पिटल के सामने की दुकानें हैं, कोऑपरेटिव बैंक के सामने की दुकानें हैं, विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स था, अस्पताल चौराहे के वहां, तो ऐसी नगर पालिका परिषद की दुकानें भी बहुत सारी हैं जिनका किराया काफी लंबे समय से ड्यू था, उनका किराया उगाने का काम हमने पूरी ताकत से किया, नई दुकानों का निर्माण किया, इन सब से भी निश्चित रूप से हमको अच्छी राशि आती रही। इसके अलावा जो एक मकान बनाने की परमिशन ली जाती है, लेते परमिशन वही लोग हैं जिन्हें बैंक से लोन लेना है, बाकी लोग तो बगैर परमिशन के भी मकान बनाते हैं और पहले भी बनते थे, आज भी बनते हैं। उनसे 16 रुपए स्क्वायर फुट से विकास शुल्क लिया जाता है। जिन तो जो भी स्वीकृति के लिए आते थे हमने उसको प्राथमिकता पे उनको स्वीकृति दी, और विकास शुल्क भी राशि लाखों की तादाद में, जब मैंने नगर पालिका छोड़ी है तब भी लाखों रुपए विकास शुल्क के नगर पालिका परिषद गुना में जमा थी। इस तरीके की बातें आपने हमसे की कि नगर पालिका चाहे तो कलेक्शन लेके कार्य कर सकती है, पर जो आज की स्थिति है नगर पालिका की, उसमें काम कब और धान लिया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, अब वो उनके ऊपर जो भी आज प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, एक दिक्कत तो निश्चित रूप से यहाँ जो आ रही है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी का चार्ज आज एक डिप्टी कलेक्टर के पास है, तो डिप्टी कलेक्टर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी में बहुत बड़ा अंतर है। जिसने नगर पालिकाएं चलाई हैं और जिसको अनुभव है वो इन सब बातों को बड़ी आराम से निपट लेता है। एक डिप्टी कलेक्टर के लिए उनके सामने आगे एक और समस्या है, वो किसी भी चीज में हाथ डालने के पहले अपने प्रमोशन और आगे के जीवन की, उनकी नौकरी के विषय में भी सोचते हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से डर डर के ही काम कर पा रही हैं। मैं समझता हूँ आज जो बैठी हुई है डिप्टी कलेक्टर महोदय मंजूषा खत्री जी, इनकी जगह अगर कोई मुख्य नगर पालिका अधिकारी और वो भी कोई सीनियर आदमी होता तो निश्चित रूप से ये दिक्कतें भी ना आती। मेन प्रॉब्लम वहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भी है। आप नगर पालिका अध्यक्ष थे और आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि सबसे ज्यादा घूसखोरी जो होती है जी वो नगर पालिका में ही होती है, तो इस बारे में आपका कुछ कहना? नहीं, अब वो सब बातें प्रशासनिक अधिकारियों पर भी निर्भर करती हैं और मैं नहीं समझता
आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति तो जल्दी के काम के चक्कर में है कि मेरा काम पहले। हम रोड पर भी देखते हैं तो जो आदमी की स्पीड है, जैसे कोई आवश्यक काम है वो तो स्पीड में जा रहा है, वहां तक ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम की चिंता रहती है और जल्दी में रहता है। तो ऐसा घूसखोरी और ये तो वैसे आम कॉमन हो गया है आज की तारीख में ये शब्द। बाकी ऐसा नहीं है कि नगर पालिका में कोई बहुत अधिक घूसखोरी और अन्य विभागों में नहीं है, नगर पालिका में भी होती होगी। हमने अपने टाइम में कोशिश की थी कि किसी भी शहर के व्यक्ति को अपने काम को आने के लिए, उसे काम के लिए यदि वो नगर पालिका आया है तो उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना आए और उसका कार्य सुगमता के साथ किया जाए। आज नहीं कर पा रहे, हम उसे कल की तारीख दे दे कि भैया आप कल आना या परसों आना, या ये दिक्कत है। लेकिन अगर हम प्रयास करें, आज नगर पालिका में चूंकि महिला नगर पालिका अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से महिलाओं की भी एक लिमिटेड क्षमताएं होती हैं। उस क्षमताओं के अनुरूप निश्चित रूप से वो काम करती हैं और कर रही है। लेकिन बाकी ऐसा कि अन्य विभागों में ऐसा नहीं है घूसखोरी का और केवल नगर पालिका ही में होती है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं। ना उस समय थी, ना आज भी ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत अधिक घूसखोरी और ये वो। बहुत से लोग अपना जल्दी के काम के चक्कर में स्वयं स्वेच्छा से अगर दे आते हैं तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। बाकी पैसा मांगा नहीं जाता कहीं भी। अच्छा, और वहां नगर पालिका में नहीं, किसी भी विभाग में कोई पैसा नहीं मांगता। लोग पैसा अपनी मर्जी से अपना काम जल्दी कराने के चक्कर में दे के आते हैं। आपके कार्यकाल में कभी भी पैसे लेके जॉब देना या फिर जो पार्टी रूलिंग में है उसके द्वारा ये दबाव बनाया जाना कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जॉब दी जाए, जिसे हम सिफारिश लेटर कहते हैं, जी ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से पार्षद अपने अपने हिसाब से जिनके जिससे संबंध रिलेशन हुआ करते थे कहते जरूर थे, लेकिन हम हमारी अपनी प्राथमिकताएं रहती थी। हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे डेली वेजेस में काम कर रहे थे, उस समय माता दीन करके जेसीबी चलाया करता था और उसने बहुत अच्छा काम कर रहा था। हम मन में ये तय कर चुके थे जब ड्राइवरों की पोस्ट आई कि माता दीन को निश्चित जॉब देना है। राजू किरार करके उस समय डेली वेजेस में एक ड्राइवर का काम करता था। भाई पहले इनको बेचारे बहुत लंबे समय से डेली वेजेस में काम कर रहे हैं, इनको हमको रखना चाहिए प्राथमिकता पे। इसी तरह मैं तो भूल ही गया था कि मैंने कभी ऐसे लोगों को, एक अमजद खां करके थे, आज भी नगर पालिका में है, मैं तो भूल गया था। अभी मुझे कुछ दिन पहले ही मिले कि आपने ही मुझे नगर पालिका में लगाया था। तो ऐसे जो लोग हमारे यहाँ डेली बेसिस में काम कर रहे थे, हमने प्राथमिकता पर पहले उनको परमानेंट किया। बाकी ना तो इस प्रकार के कोई मुझे राज्य शासन से दबाव आए किसी मंत्री की या उसके, ना हमारे पार्षदों की सिफारिश रहती थी। और जब उनको हम बिठाल के समझाते थे कि यार देखो, ये लोग डेली बेसिस में लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनकी सेवाएं लंबी हो गई, इनको अपन को परमानेंट करना चाहिए। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी जितने रहे वो लोग भी हमारी बात से सहमत रहते थे। रवीन जैन जी रहे, आरोन के ही रहने वाले थे, सीनियर मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे। अमर सत्य गुप्ता रहे जो अशोकनगर भी रहे और गुना भी रहे। आज की तारीख में वो ग्वालियर में पोस्टेड हैं। इसके पहले नगर निगम में थे वो डिप्टी कमिश्नर, और अब तो कुछ और भी प्रमोशन हो गया उनका। तो हमेशा मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी अच्छे रहे मेरे कार्यकाल में। तकनीकी अमला भी हमारे कार्यकाल में इतना अच्छा था। डीआर लोधी हुआ करता था असिस्टेंट इंजीनियर, अभी जो गुप्ता जी रिटायर्ड हुए मेरे कार्यकाल में ही थे। आरडी शर्मा करके हुआ करते थे एक सब इंजीनियर। अरुण नामदेव, वो भी रिटायर्ड हो चुके एज ए सब इंजीनियर, उस समय हमारे यहाँ थे। सब बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर्ड हुए, ये सौभाग्य की बात है और हमें भी प्रसन्नता होती है
कि हमारे साथ जिनने काम किया, पीएचई में जितने लोग थे वो सभी रिटायर्ड हो चुके। ओपी अग्रवाल साहब भी रिटायर्ड हो गए, मेहरा जी जरूर अभी पीएचई में हैं, गर्ग साहब भी रिटायर्ड हुए, लंबा टाइम हो गया। तो कभी कोई ऐसी समस्या आई नहीं मुझे। जी, थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें आपके बारे में मिली, उसमें एक चीज हमने ये भी सुनी है कि टेकरी रोड का निर्माण आपने किया सबसे पहले। मैं अपने कार्यकाल में हनुमान टेकरी जाया करता था। कई बुजुर्गों को, महिलाओं को जब सीढ़ी चढ़ के जाती थी तो देखने के बाद निश्चित मन में एक बात आई कि क्यों ना इसमें साइड से ऐसे रोड का निर्माण किया जाए जिसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर जा सके। तो सबसे पहले मैं स्वयं, मेरे साथ में हमारे असिस्टेंट इंजीनियर डी.आर. लोधी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हम सब ने उसका भ्रमण किया। फिर उस समय, मेरे समय में, यहाँ राकेश गर्ग जी पीडब्ल्यूडी में कार्यपालन यंत्री हुआ करते थे। हम राकेश गर्ग जी को लेके गए, जिसके फोटोग्राफ्स आज भी मेरे पास हैं। उनको दिखाया कि हमारी योजना ये है कि यहाँ से कटिंग करके और एक सीमेंट कंक्रीट की ऐसी रोड बनाई जाए। वो भी मेरे साथ में, मैं समझता हूँ 4 से 8 बार गए हैं, 10 बार। फिर हमने उसका, हमारी नगर पालिका की मशीनरी से, खासतौर से जेसीबी से कटिंग इत्यादि का काम शुरू किया। उनने हमको कई जगह की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कही। उस समय हमने उसकी कटिंग इत्यादि करके और एक सीमेंट कंक्रीट की रोड उस समय निर्माण की थी। अब जहां तक रहा प्रश्न ये, तो बहुत सी चीजें लोग पब्लिसिटी के लिए प्रचारित कुछ भी करते रहे। मेरे पास आज भी उनकी एविडेंसेस हैं। राकेश गर्ग जी बाद में चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हुए। अगर राकेश गर्ग जी को भी मैं फोन नंबर उपलब्ध करा सकता हूं, अगर कोई चाहे तो बात कर सकता है। डी.आर. लोधी का फोन दे सकता हूं, वो इंदौर में है, गर्ग साहब ग्वालियर हैं। तो दोनों से उस बात के सारी वेरिफिकेशन की जा सकती है कि ये रोड का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो हमने पूरी अपनी नगर पालिका की तकनीकी अमला, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री माननीय राकेश जी गर्ग जी के सहयोग से वो साइड में जो रोड बना है, जिससे फोर व्हीलर ऊपर तक जा रहे हैं, टू व्हीलर जाते हैं, ये मेरे कार्यकाल की देन है। जी, 1962 से 2026 तक राजनीति में क्या बदलाव आपने देखे हैं? पहले राजनीति की जो पाठशाला शुरू होती थी, हायर सेकेंडरी में भी चुनाव हुआ करते थे, कॉलेज में भी निर्वाचन होते थे, फिर नगर पालिका के भी चुनाव होते थे, पंचायतों में भी होते थे। उसमें से वो लोग निकल के आते थे जिनका उद्देश्य वास्तव में समाज की सेवा, जन सेवा करना ही हुआ करता था। धीरे धीरे समय निकलता गया। आज की तारीख में जो भी प्रवेश करते हैं, जनसेवा पीछे हो गई, उनके उद्देश्य भिन्न हो गए। और आज की मौजूदा राजनीति में खासतौर से जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, उनका सोच ये रहता है कि अब एक बार सरपंच बन गए या एक बार पार्षद बन गए या किसी अन्य पद पे पहुंच गए प्रशासनिक उस पर, तो निश्चित रूप से उनने उसको एक व्यवसाय का दर्जा दे दिया है। जबकि पूर्व के टाइम में राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग आते थे, वो केवल जन सेवा के लिए ही आते थे। आज एक व्यवसायिक स्वरूप दे दिया गया है। और जब वो देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये एक क्रम चल गया है, तो निश्चित रूप से वो भी लालायित होके दौड़ते हैं उसमें। तो आज की युवा पीढ़ी में मैं निश्चित रूप से सभी मेरे छोटे भाई भतीजों से ये आग्रह करूंगा कि जिनकी शिक्षा में रुचि है वो अपनी शिक्षा पे ध्यान दे, जिनके घर में कोई अच्छे व्यवसाय चल रहे हैं और व्यवसाय में रुचि है वो अपना व्यवसाय देखें।
वास्तविक रूप से युवा पीढ़ी के लोगों को, जिनके दिल और दिमाग में केवल जनसेवा का ही उद्देश्य है, उन्हीं को राजनीति में आना चाहिए, तभी इस राजनीति में कुछ सुधार आ सकेगा। आपको अपना पसंदीदा नेता मानने वाले नितिन रघुवंशी जी ने एक बात कही थी कि आज अगर राजनीति में पद चाहिए तो नेताओं की चापलूसी करना पड़ेगी, तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? आज का तो चलन ही ये बन गया है, बड़े नेताओं के लोग आगे पीछे घूमते हैं, पैसा भी बहुत बर्बाद करते हैं, छोटे छोटे पदों के लिए निश्चित रूप से आगे पीछे घूमने की ये एक प्रथा सी बन गई है। अगर उनके जन्मदिन या कोई इस प्रकार का कोई वो आ गया है तो होर्डिंग्स लगाना, बैनर्स लगाना, ये एक चलन सा बन गया है। जबकि प्रदेश में भी हमारे यहाँ कई बार इस बात पर विषय आया है ये कि अगर हम संगठन का काम और पार्टी लाइन के हिसाब से अगर हम संगठन का काम करेंगे तो निश्चित रूप से संगठन की निगाह बड़ी पैनी होती है। आपको निश्चित रूप से, यदि आपने मेहनत की है और ईमानदारी से पार्टी का काम किया है, तो निश्चित रूप से आपको आगे जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद प्राप्त आसानी से हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं जब व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पद को हासिल कर लेता है तो उसके घर में एक अलग सी चकाचौंध देखने को मिलती है। जी, पर हम जब कल आपसे पहली बार मिलने आए तो आप बहुत सादा जीवन, सादा घर में रहते हैं, ऐसा क्यों? ये अपनी अपनी मानसिकता का प्रश्न है। हमारी मानसिकता शुरू से, मैं भी कोई बहुत बड़े परिवार से या बहुत संपन्न घर से नहीं था। मेरे पिताजी भी जनसेवा के क्षेत्र में थे, घर में बड़े भाई साहब अपना व्यापार करते थे। शिक्षा जब मैंने प्राप्त की तब भी हमको मुश्किल से पढ़ाया जाता था, तो हमने पैसे की कीमत देखी है। और खाली चकाचौंध से कि मैं बहुत अच्छे वेल ड्रेसअप होके आपको मिलूं, कपड़े धुले हुए अच्छे होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन बहुत महंगे और बहुत कॉस्टली हो तो उससे बड़ा आदमी कोई प्रभावित हो, मैं इन सब बातों को मैं विश्वास आज भी नहीं रखता, कभी रखता भी नहीं था। आज भी सिंपल तरीके से रहना, साधारण, कहीं भी जाना पड़े तो मैं तो अपने एक्टिवा से चला जाता हूँ, साथ में बैठ के मोटरसाइकिल पर चला जाता हूँ। और यदि आदमी साइकिल लेके आ गया तो मुझे पीछे बैठ के और डंडे पे बैठ के जाने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होगी। और मुझे पैदल चलने में भी जिस प्रसन्नता का आभास होता है, आज भी चूंकि वैचारिक दृष्टि से मेरा अपना जो सोच है कि ये सब ग्लैमर की बातें जितनी भी हैं वो पहले भी कभी हमको रास नहीं आई, आज भी नहीं आती। और अगर व्यक्ति किसी काम के लिए किसी से पैसा लेता है और पैसे लेके काम करता है तो निश्चित रूप से उसको वहां झुकना भी पड़ता है और कभी मौका आने पे शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है। इसलिए यदि जनसेवा के क्षेत्र में ही आए हैं तो ईमानदारी से काम किया जाए। हम जनसेवा को लिए आए हैं, जनसेवा कोई व्यापार नहीं है। ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो अपने को भी आत्मीय सुख मिलता है, जो आज भी मैं महसूस करता हूं कि मैंने जितना काम किया, जो कुछ किया, अपनी निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किया। और यहाँ मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में कभी भी एक पैसे की घूस नहीं ली? ये तो मेरे कहने पर आप विश्वास ना करें, शहर में निकल के देख ले, शहर में चर्चा करके देख ले। क्या जब सूर्य प्रकाश तिवारी नगर पालिका अध्यक्ष रहे या संगठन में किसी पद पे रहे तो इस प्रकार की मेरी मानसिकता पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी ईश्वर ना। अब तो मैं उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गया हूं, आज तो मेरी बिल्कुल ये मानसिकता नहीं है कि मैं पैसा लेके कोई काम करूं। आज नगर पालिका में विकास कार्यों की गति धीमी क्यों हो गई है और उनमें मजबूती क्यों नहीं आ पा रही है? मेन दिक्कत एक तो उनको आर्थिक संकट बीच में रहा, और मैंने बताया था पूर्व में भी कि यहाँ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कोई सीनियर मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता
तो हम नगर पालिका से ही धन अर्जित कर सकते हैं। हमको हाउस टैक्स वसूली पर जोर देना चाहिए। पीएचई में जो नल कनेक्शन है हमारे, उन नल कनेक्शनों की राशि, दुकानों का किराया, इन सब चीजों पर भी यदि जोर दिया जाए तो निश्चित रूप से अच्छी राशि आ सकती है और जिससे हम गति दे सकते हैं। कुछ राज्य शासन से भी उनको राशियां पूर्व में उनने जो भी फंड्स आना चाहिए थे उतने नहीं आ पाए होंगे और आर्थिक तंगी के वजह से नगर पालिका में गति धीमी हुई है। इसी के साथ में एक सलाह निश्चित दूंगा मैं कि नगर पालिका अधिकारी को भी और अध्यक्ष जी को भी तकनीकी अमले को निश्चित रूप से इस बात के लिए प्रेशराइज करना चाहिए कि अगर कोई भी निर्माण कार्य चलता है तो साइड पे खड़े हों, अच्छे से अच्छे ढंग से निर्माण कार्य कराया जाए। यदि सीमेंट कंक्रीट की सड़क डल रही है तो उसमें सीमेंट और कंक्रीट का जो रेशो होना चाहिए वो व्यवस्थित मिले ताकि सड़कों की लाइफ बढ़े और सड़कें अच्छी से अच्छी निर्माण हो सके। माननीय सूर्य प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए। और हमारी तो यही आशा है कि आप जैसे वरिष्ठ युवाओं का मार्गदर्शन, वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन हम पे बना रहे, जिससे हम तरक्की करें और गुना के लोगों तक आपके कार्यों की सराहना हो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।